स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्राइसिस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, ये जो चैप्टर है मैट्राइसिस, आखिर ये मैट्राइसिस होता क्या है। तो मैट्राइसिस जो है ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। अगर एक मैट्रिक्स रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको मैट्राइसिस बोलेंगे। ये प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ, मैं लिखते भी जाता हूँ इसको। थोड़ी सी थियरी आपको लिखना है और उसके बाद चैप्टर बड़ा आसान है। ये मैट्रिक्स इज द सिंगुलर ऑफ मैट्राइसिस। देखिए, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर ऑफ मैट्राइसिस। मैट्रिक्स की स्पेलिंग देख लीजिए और मैट्राइसिस की देख लीजिए। मैट्रिक्स इज द सिंगुलर ऑफ मैट्राइसिस। मैट्रिक्स जो है मैट्राइसिस का सिंगुलर है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको मैट्राइसिस बोलेंगे, और जब सिंगल मैट्रिक्स रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। एक चीज क्लियर हो गई आपको, मैट्रिक्स और मैट्राइसिस में डिफरेंस समझ आ गया। आप मैट्रिक्स का नोटेशन या उसका सिंबल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ये मैट्रिक्स is denoted by capital letters, capital letters A, B, C, X, Y, Z, etc. Matrix is denoted by capital letters. मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ए बी सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, किसी भी कैपिटल लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स का यूज करना आपको मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। बाय यूजिंग सिंबल्स, देखिए आप मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के थ्रू तो रिप्रेजेंट करेंगे, और किन सिंबल्स का यूज करेंगे हम। एक तो हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, और एक हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, और एक हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। ये तीन सिंबल बनाया मैंने, ये तीनों में से कोई भी एक सिंबल यूज किया जा सकता है मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। कैपिटल लेटर्स के बाद में इक्वल टू करके ये कोई सिंबल आप यूज करेंगे। ये जो सिंबल है इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, बड़ा बड़ा ब्रैकेट। ये जो सिंबल है ये भी ब्रैकेट, और इसको अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, और आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, आप स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, और आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। तो इस सिंबल का नाम बता सकते हैं कोई? सिंबल का नाम क्या है? पूर्वा, मालूम है क्या? नहीं पता? तो देखिए इस सिंबल का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं डबल बार। डबल बार, देख रहे हैं दो दो बार, एक बार ये और एक बार ये, एक बार ये और एक बार, डबल बार कहते हैं इसको। याद रहेगा, अब कोई पूछ ले इस सिंबल का नाम तो पता चल जाएगा, डबल बार। देख रहे हैं नाम से मिलता जुलता, जैसा फिगर दिख रहा है वैसे ही नाम भी है, डबल बार कहते हैं इसको। तो आप देखिए मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती जा रही है आपके पास में। एक बात तो आपको ये पता चल गई कि मैट्रिक्स जो है मैट्राइसिस का सिंगुलर फॉर्म है। दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी बात आपको ये पता चल गई कि मैट्रिक्स तो कैपिटल लेटर के साथ में जो सिंबल अपन यूज करेंगे वो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ऐसा स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और ऐसा डबल बार भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, इसके अंदर
ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, लेकिन कहीं पे कभी कोई ये वाला सिंबल भी यूज कर सकता है। दूसरे राइटर की किताब में या क्वेश्चन पेपर में कभी ये वाला सिंबल भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपके मैट्रिक्स का ही सिंबल है। और फर्दर क्लासेस में, हायर स्टडीज में कभी आपको ये वाला सिंबल भी यूज हो सकता है मैट्रिक्स के लिए, डबल बार बार। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन कभी अगर हो जाए तो आप याद रखना, डबल बार भी मैट्रिक्स का एक सिंबल। ठीक है, तीन इन्फॉर्मेशन पता चल गई आप। ये तो मैट्रिक्स के बारे में एक ऐसा ऐसा अपने को ये पता चला। अब सवाल वही का वही है कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता है मैट्रिक्स। अब बताते हैं आपको मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हेडिंग लिखिए, मैट्रिक्स ध्यान से लिखना जरा इसकी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is an ordered ordered rectangular arrangement, rectangular arrangement of numbers or functions। देखिए, a matrix is an ordered rectangular arrangement। ऑर्डर में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा आपको, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और वो जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा वो किसका होगा, नंबर्स का होगा, 1 2 3 4 5, कोई भी रियल नंबर हो सकता है या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। फंक्शन आपको मालूम है, एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मैट्रिक्स जो है वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, नंबर्स का या फिर फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस, आगे लिखिए थोड़ा सा, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, एंट्रीज मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। तो वो जो नंबर्स है, द नंबर्स आर फंक्शंस, जो नंबर और फंक्शन की बात हो रही है, द नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। उन नंबर्स को या उन फंक्शंस को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलोगे या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलोगे। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ तो ये और क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स या जो फंक्शंस रहेंगे उसको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज बोल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कैपिटल लेटर ले लिया, ए इज इक्वल टू, हमने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, ये मैट्रिक्स का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर नंबर्स लिख दो या फंक्शंस लिख दो या दोनों लिख दो, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, केवल नंबर भी हो सकते हैं, केवल फंक्शन भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है मैट्रिक्स। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसका नंबर्स का, और ये जो नंबर्स है ये इसके एलिमेंट कहलाती है। इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर एलिमेंट, फाइव, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट, सेवन, 9 एलिमेंट है इसके अंदर। अब इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोला गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये देख तो स्क्वायर जैसा रहा है ना, लेकिन बोल रहा है इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो जो स्क्वायर होता है वो कम से कम रेक्टेंगल तो होता ही होता है, पहले वो रेक्टेंगल है, और जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाती है तो फिर वो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर जो है वो कम से कम एक रेक्टेंगल तो है ही, मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है स्क्वायर। तो रेक्टेंगल भी है वो और स्क्वायर भी है। एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब उसके जब उसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो जाता है। बाकी डायगोनल तो उनके इक्वल ही रहते हैं दोनों। तो स्क्वायर जो है वो कम से कम रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी।
तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए इसको कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और एग्जांपल देखिए, देखिए कोई मैट्रिक्स भी ले लिया मैंने, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 1 0 कॉस एक्स। देखो कैपिटल लेटर बी ले लिया, उसके इक्वल ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 1 0 कॉस एक्स। इसमें नंबर्स भी है और फंक्शंस भी है, तो ये भी आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स या फंक्शंस का। तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 1 0 कॉस एक्स दिख रहा है, इसको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, और मैट्रिक्स के एंट्रीज भी बोल सकते हैं। देखो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल है ही। इसके ऊपर वाला आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा था, तो वो कम से कम रेक्टेंगल तो था ही। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ये मैट्रिक्स है सी 1 2 3 4 5 6। देखिए ये भी नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, दिख रहा रेक्टेंगल जैसा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ। तो ये भी आपके मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 ये सब इसके एंट्रीज या इसके एलिमेंट्स हैं। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा, नंबर्स या फंक्शंस कुछ भी है ये, इसको भी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स के बारे में बातें समझ में आ रही है आप। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और उन नंबर्स या फंक्शंस को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर एंट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है, कुछ वो नहीं है, मगर थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ना पड़ता है, एक ही बार में आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी और काम खत्म। उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। मतलब क्या है कि जैसे मैट्रिक्स का चैप्टर चालू हो रहा है, थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला माहौल बन जाए पहले कि भाई मैट्रिक्स ऐसा रहता है। देखिए अभी तक के लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया खा रहे पी रहे मस्त सब चल रहा। आज के पहले तक के मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं थी अपने। अब ऐसा कौन सी ऐसी आफत आ गई कि मैट्रिक्स को यहाँ आना पड़ा। क्या जरूरत पड़ गई मैट्रिक्स की, कौन से काम में आएगा ये, कौन से काम में आएगा मैट्रिक्स। तक तो बढ़िया चल रहे थे अपन, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मैट्रिक्स की कोई जरूरत पड़ी आज तक के, कहीं कोई काम रुका भी नहीं अपना मैट्रिक्स के उससे। तो अब आखिर ये मैट्रिक्स की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, कौन से काम में आएगा। मैट्रिक्स जो है एक मैथमेटिकल टूल है, और इसका यूज क्या होता है, क्या कर सकते हैं अपन इसके थ्रू। मैट्रिक्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, बताऊंगा मैं किस टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को यदि अपन मैट्रिक्स की हेल्प से लिखे, तो अपन बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के काम में आता है। जैसे कोई आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है थी, एक पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास में, उसको आप सिंबल के फॉर्म में मैट्रिक्स के थ्रू आप बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स करता क्या है, मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के काम में आता है। अब नहीं तो पता चला अपने पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिए, अपने को यही नहीं पता चला कि मैट्रिक्स का यूज क्या था, काय के लिए काम कर रहा था मैट्रिक्स, क्या जरूरत पड़ गई थी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं करेगा, मैट्रिक्स क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको एक्सप्रेस करेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन बताएगा। मैट्रिक्स को देख के आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते। चलिए देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा आपको कि कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है ये मैट्रिक्स। लिखते भी जाता हूँ, आपको पता है मैं लिखता इसलिए हूँ कि लिखने से क्या है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है और आपके पास लिखा भी रहता है। क्योंकि एक बार में यदि मैं बोल के बताऊंगा सारी चीजें तो फटाफट हो जाती हैं, वो समझ में भी आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको भूल जाते हैं। लिखा रहता है तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर से वो कभी भी रिफ्रेश हो जाएगी और वो हमेशा याद रहेगी। और तो इसलिए मैं हर चीज को लिख देता हूँ, है ना। ऐसी टेक्निक से पढ़ते हैं अपन शुरू से। वी कैन एक्सप्रेस द द इंफॉर्मेशंस in the form of matrix in the
फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये लिखा है। वी कैन एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में बता सकते हैं। तो अब कैसे हम इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में बताएंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, इजी, फॉर एग्जांपल बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेशिया, उसका मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल। रजत नाम है आपका, कितने पेन है आपके पास में? यहाँ पे नहीं, टोटल कितने पेन होंगे घर पे? जल्दी बताओ। 15, टोटल 15 पेन है आपके पास? कोई सा, चलो ठीक है। हाँ, वो 15 में से कुछ चलते नहीं होंगे, ऐसा वैसा जो भी है, 15 पेन है इनके पास में। तो एक इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास में, रजत हैज 15 पेन्स, है ये इंफॉर्मेशन? कहाँ से मिली हमको? सोर्स के थ्रू, उसी ने खुद ही बताया कि उसके पास में 15, वो 50 बताता था, हम 50 लेकर हमारा क्या जा रहा है। उसने बताया कि उसके पास में 15 पेन्स है, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली है ना, इन्फॉर्मेशन एक जानकारी है। तो आपको ही पता चल गया कि यार रजत के पास में 15 पेन है, पता चला बच्चे आज घर जाके अपने अपने पेन गिनने लगे कि अपने पास में कितने हैं। एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि रजत हैज 15 पेन्स। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई, ठीक, इस इन्फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने मैट्रिक्स का सिंबल बनाया है और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं 15। ये क्या है 15, आपको ये भी मालूम है, रजत के पेन्स है। यहाँ लिख देता हूँ मैं रजत, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ लिख देता हूँ मैं पेरेंट्स। लो, ये लिख लो भाई, ठीक है। अब देखना, ये आपको देख के तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का सिंबल है और इसके अंदर ये 15 नंबर लिखा हुआ है। आपको हमने ये बताया कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। अब ये दिख रहा है आपको स्क्वायर जैसा, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर कम से कम रेक्टेंगल तो है ही। तो ये रेक्टेंगल अरेंजमेंट है किसका? 15 पेन्स का। अब ये रजत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब रजत, और यहाँ लिखा हुआ है पेन्स। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे बोल सकते हैं कि रजत के पास 15 पेन्स है ना। ये इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दिया था उसने अपने को, मेरे पास 15 पेन्स है। अपन ने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए, रजत हैज 15 पेन्स। ये पूरा हैज वैज ये सब लिखना नहीं पड़ा आपको, यहाँ रजत लिख दिए, यहाँ नंबर डाल दिए 15 और यहाँ पेन्स लिख दिए। अब इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिए, इसको एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? हाँ, अब मैं क्या करता हूं, पहले तो मैट्रिक्स का सिंबल बनाऊंगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर मैं फिर से पेन लिख दूंगा 15, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। अब यहां लिख दूंगा मैं पेन्स और यहां ऊपर लिख दूंगा मैं रजत। रजत की स्पेलिंग सही लिखी हुई, देखो यहां भी आपको देखने से समझ में आ रहा कि ये मैट्रिक्स का सिंबल है और इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, 15 पेन्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो देख के आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैंने पेन्स को यहाँ लिख दिया और रजत को यहाँ लिख दिया, इसका मतलब है कि पेन 15 है किसके पास? रजत के पास। ये जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये दो तरीके से हमने इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर दिए मैट्रिक्स के फॉर्म में कि रजत के पास 15 पेन्स है। समझ आ रहा? धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। उसके बाद अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को बड़ा करते हैं। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन बोले अपन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, रजत हैज 15 पेन्स। आप बदलना नहीं है, आपने बता दी 15 पेन्स तो 15 ही पेन लेना है, ऐसा नहीं चेंज कर रहे हैं।
रजत हैज 15 पेन्स एंड पेंसिल्स कितनी है भैया आपके पास? क्या पता नहीं कि है ही नहीं? पता नहीं मतलब कुछ तो पता करो। हाँ, एक, तीन। तो रजत हैज 15 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में पेंसिल नहीं है तो आप नहीं भी बोल सकते नहीं है मेरे पास में पेंसिल। मैं उसको जीरो पेंसिल लिख देता। ये तो जीरो लिख देता मैं उसको, क्या जीरो भी तो नंबर है कि नहीं? तो देखो एक इन्फॉर्मेशन आई अपने पास में कि रजत हैज 15 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। है इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल रही है आपको। उसके बाद 15 पेन है और 3 पेंसिल्स है। अब इस इन्फॉर्मेशन को भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देख, सबसे पहले हम मैट्रिक्स का सिंबल बनाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले ये बनाना। उसके बाद में पेन लिख देते हैं यहाँ पे। एक नंबर लिखिए 15, थोड़ा सा स्पेस दे दो, और एक नंबर लिख दो 3। ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रजत को बैठा दो, रजत। और यहाँ ऊपर लिख दो पेंसिल्स, ऊपर लिख दो पेन एंड पेंसिल्स। ये 15 के ऊपर पेन्स लिखना है और 3 के ऊपर पेंसिल्स लिखना है। लिखे? अब देखो 15 पेन्स है और 3 पेंसिल्स है, किसके पास? रजत के पास में 15 पेन्स है और 3 पेंसिल्स है। ओके ना? इस इन्फॉर्मेशन को अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। ये देखा, दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है दो नंबर्स का, 15 का और 3 का। 15 उसके पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 उसकी पेंसिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर दिया। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जैसे ये मैट्रिक्स का सिंबल बना दो। यहाँ लिख दो आप 15 और यहाँ लिख दो आप 3। यहाँ लिख दो पेन्स, यहाँ लिख दो पेंसिल्स, और यहाँ ऊपर लिख दो रजत। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का 15 और 3 का। ये मैट्रिक्स है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 15 पेन है रजत के पास में और 3 पेंसिल है रजत के पास में। ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया था उसको अपन दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हो जाता है रो वाइज और ये हो जाता है कॉलम वाइज। अभी बताएंगे उसके बारे में। कर सकते हैं ऐसा? आपको इस पे फोकस करना है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको किसका? नंबर्स का। 15 और 3 नंबर, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स अपने कौन से काम में आ रहा है? मैट्रिक्स अपना इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के काम में आ रहा है। चलिए इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। रजत हैज, कितने पेन्स थे आपके पास में? 15 पेन्स। पेंसिल्स कितनी थी? 3 पेंसिल्स। एंड रबर कितने हैं? इरेजर कितने इरेजर है तुम्हारे पास मिटाने वाले? हाँ, पता नहीं, मतलब कुछ तो पता करके बताओ। हाँ, वन। वन इरेजर। इरेजर मतलब रबर, रबड़ बोलते हैं बच्चे ना, रबर मिटाने वाला, पेंसिल को मिटाने वाला रबर, इरेजर। खैर टेंशन की बात नहीं है, अगर आपके पास में नहीं रहता तो हम यहाँ पे जीरो इरेजर लिख देते, कोई फिक्र की बात नहीं। ये तो नहीं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन है कि रजत के पास में 15 पेन्स है, 3 पेंसिल्स है और 1 इरेजर है। इस इन्फॉर्मेशन को भी हम मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दो। इसमें 3 इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो बड़ा बनाना है। बना दी, तीनों नंबर लिख दो। पहला 15, 15 पेन्स। 15 पेन्स के बाद में 3 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स के बाद में 1 इरेजर। नंबर लिख दिए भाई आपने। यहाँ लिख दो आप रजत। ये 15 पेन्स है, यहाँ ऊपर लिख दो पेन्स
3 पेंसिल्स है, 3 के ऊपर लिख दो पेंसिल्स, और 1 इरेजर है, इसके ऊपर लिख दो इरेजर। इरेजर देखो, रजत के पास में 15 पेन्स है, 3 पेंसिल्स है और 1 इरेजर है। जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल लिख दिए तो ये रो वाइज हो गया, इसको ऐसा वर्टिकल लिख देंगे तो वो कॉलम वाइज हो जाएगा, और करके इसको और ऐसा लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स का सिंबल बना दिया, इसके अंदर 3 नंबर लिख दो। 15 पेंसिल है उसके पास, 3 पेंसिल है और 1 इरेजर। यहाँ लिख दो आप पेन्स, यहाँ लिख दो पेंसिल्स, और यहाँ लिख दो इरेजर, और ऊपर लिख दो रजत। देखो जो इन्फॉर्मेशन थी कि रजत हैज 15 पेन्स, 3 पेंसिल्स, 1 इरेजर, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 15 पेन्स है रजत के पास, 3 पेंसिल्स है और 1 इरेजर। दोनों वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। ये कहलाता है रो वाइज और ये कहलाता है कॉलम वाइज। रो और कॉलम भी बताएंगे आपको आगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन को अपन मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और तेज करेंगे। आप रजत और 15 पेन्स, 3 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर। अब इसमें एक पार्टी को और ऐड करते हैं। हाँ बताओ भाई बाबर, बाबर को एक ऐड कर लेते उसके अंदर। बाबर हैज, ये रजत की इंफॉर्मेशन फिक्स है जो उसने बताया था वो। कितने पेन है तुम्हारे पास? 3। 16 पेन्स। पेंसिल्स कितनी है? एक एक ज्यादा है क्या? 4 पेंसिल्स एंड इरेजर कितने हैं? 2। 2 इरेजर्स। चलो भैया ये बाबर की भी इंफॉर्मेशन आ गई। अभी 2 लोगों की इंफॉर्मेशन है अपने पास में कि रजत के पास 15 पेन्स, 3 पेंसिल्स, 1 इरेजर है। बाबर के पास में 16 पेन्स है, 4 पेंसिल्स है और 2 इरेजर्स है। अब इनको भी आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे, पहले आप मैट्रिक्स बना दो, नंबर्स लिख देते हैं। पहले रजत के 15, 3, 1, फिर बाबर के 16, 4 और ये 2। यहाँ लिख देते हैं रजत और यहाँ लिख देते हैं बाबर। और ये 15 क्या थे? पेन्स थे। 3 और 4 क्या थी? पेंसिल्स थी। और 1 और 2 क्या थे? इरेजर्स थे। इरेजर्स। देखो ये दोनों लोगों की इंफॉर्मेशन को हमने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर लिख दिए। जो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। रजत के पास में 15 पेन है, बाबर के पास में 16 पेन है, रजत के पास में 3 पेंसिल है, बाबर के पास में 4 पेंसिल है, रजत के पास में 1 इरेजर है और बाबर के पास में 2 इरेजर। इस इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म में और लिख सकते हो, और करके, और ये नंबर्स लिख दो। ये 15, 3 और ये 1, फिर बराबर के लिख दो 16, 4 और ये 2। यहाँ लिख दो पेन्स, यहाँ लिख दो पेंसिल्स और यहाँ लिख दो इरेजर्स। और यहाँ ऊपर लिख देते हैं रजत, यहाँ लिख देते हैं बाबर। देखो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, इसके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अगर आपको स्क्वायर जैसा भी दिख रहा है तो स्क्वायर कम से कम रेक्टेंगल होता ही है। रजत के पेन
रजत के पास में 15 है और बाबर के पास में 16। आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सही लिखी है। पेंसिल्स रजत के पास में 3 है और बाबर के पास में 4 है। इरेजर्स रजत के पास में 1 है और बाबर के पास में 2 है। कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया लिया। अब एक आखिरी एक एग्जांपल और, अब तक आपको सब समझ में आ गई पिक्चर, फिर भी एक एग्जांपल और। क्या क्या थी इन्फॉर्मेशन अपने पास पहले? रजत हैज 15 पेन्स, 3 pencils and 1 eraser. Babar has 16 पेन्स थे, 4 pencils थी एंड 2 इरेजर थे, 2 इरेजर्स। इतनी इन्फॉर्मेशन जब इसमें एक बंदे को और इंक्लूड करेंगे, आपका नाम खुशी ना, स्पेलिंग सही लिखा? खुशी हैज, बोल कितने पेन से आपके पास? हाँ 20 पेन से, 20 पेन से इनके पास। पेंसिल्स कितनी है? 6, 6 पेंसिल्स एंड इरेजर है ही नहीं आपके पास, 0 इरेजर। मैंने मान लिया कि नहीं ये घूम के आपके पास ढूंढे ढांडे आपने नहीं मिला, 0 इरेजर है ही नहीं आपके पास में, मतलब वहां 0 भी दिखा सकते हैं अपने पास में कुछ नहीं, इसलिए मैंने जबरदस्ती 0 लिख दिया। ठीक है, देखो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। 3 बच्चों के पास में पेन पेंसिल और इरेजर की इन्फॉर्मेशन है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं? पहले तो मैट्रिक्स बना लो आप। बन गया। पहले लिख दो आप रजत के नंबर्स, 15, 3, 1। फिर लिख दो बाबर के 16, 4 और ये 2। फिर लिख दो खुशी के 20 पेन्स हैं, 6 पेंसिल्स हैं और 0 इरेजर है इनके पास, है ही नहीं इनके पास इरेजर। यहाँ लिख दो आप रजत, यहाँ लिख दो बाबर और लिख दो खुशी। ऊपर पहले पेन्स थे, ये पेन्स, फिर पेंसिल्स और फिर इरेजर्स। देखो ये तीनों बंदों के पास में जो पेन पेंसिल और इरेजर की जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में थी, उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, है तो इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि रजत के पास में 15 पेन थे, 3 पेंसिल है और 1 इरेजर है। बाबर के पास में 16 पेन है, 4 पेंसिल है और 2 इरेजर है। खुशी के पास में 20 पेन है, 6 पेंसिल है और 0 इरेजर। लिख दी ना इन्फॉर्मेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में, है ना मैट्रिक्स। और ये सब इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं या इसके एंट्रीज कहलाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, और आप अपन यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, यहाँ पेन्स लिखेंगे, यहाँ पेंसिल्स लिखेंगे और यहाँ पे इरेजर्स, और ऊपर तीनों बंदों के नाम लिख देंगे, पहले रजत, फिर बाबर और फिर खुशी। अब पेन्स की बात हो रही है, और रजत के पास में कितने पेन थे? 15 पेन थे। बाबर के पास में कितने पेन थे? 16 पेन थे। खुशी के पास में कितने पेन है? 20 पेन। उसके बाद पेंसिल की बात हो रही है, रजत के पास में कितनी पेंसिल है? 3। बाबर के पास में 4 पेंसिल्स हैं और खुशी के पास में, खुशी के पास में पेंसिल कितनी है? उसके पास में 6 पेंसिल्स हैं। उसके बाद में इरेजर की बात हो रही है, इरेजर है 1, 2, 0। रजत के पास में 1 इरेजर है, बाबर के पास में 2 है और खुशी के पास में 0 इरेजर। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में थी उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पेन्स रजत के पास में 15 पेन, चेक कर लो आपने 15 ही बताए थे, आपने जो जो बोले वही मिलेंगे आपको यहाँ पे। बाबर के पास में 16 पेन थे और आपके पास में 20 पेन थे खुशी के पास। पेंसिल्स रजत के पास में 3 पेंसिल, बाबर के पास में 4 पेंसिल, खुशी के पास में 6 पेंसिल। रजत के पास में 1 इरेजर, बाबर के पास 2 इरेजर और
खुशी के पास नो इरेजर या जीरो इरेजर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी, इन्फॉर्मेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल बताने के बाद अब आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो समझ आ रहा है आपको कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ नहीं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और इन नंबर्स या फंक्शंस को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और इसके एंट्रीज भी बोल सकते हैं। ये है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। जबरदस्ती की चीजें थी, मैंने आपको बताया। लेकिन इससे अपने को पता चलता है कि नहीं यार, ये कुछ ऐसी चीज है, ऐसी चीजें अपने को कुछ मिलेगी इस चैप्टर के। टाइम खराब हो गया ना इसमें, इसको टाइम खराब होना, इसको टाइम खराब होना कहते हैं आप लोग। क्या भाई खुशी, ये खुशी बोल रहा है अपूर्वा, इसको टाइम खराब करना, इसको टाइम खराब करना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पढ़ना। इसको पढ़ना कहते हैं। स्केल पेंसिल इरेजर है। ठीक है बच्चों, देखो ये है मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स के बारे में धीरे 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 इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है आपके पास। और मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया आपका कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कभी स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट दिखे आपको तो भी उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही बोलना है। ठीक। चलिए आप कुछ टेक्निकल चीजें और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। एक बार सारी चीजें अपने पास में मैट्रिक्स से रिलेटेड आ जाए काम काम की, फिर उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको कि आपने पूरी जिंदगी में मतलब आज तक नर्सरी से लेके आज तक 19 मई 2023 तक के आपने इतना आसान मैथमेटिक्स पढ़े ही नहीं होंगे। इतना आसान चैप्टर। अब देखो शुरू ही आपका पेन पेंसिल और इरेजर से हुआ, चैप्टर होगा कैसा? बस इसी के आसपास ही घूमेगा चैप्टर। अगला पॉइंट है अपना रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है, निकालिए। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स तो आपको पता है कि मैट्रिक्स कैसा रहता है, उसकी रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। लिख देता हूं इसको, देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस, vertical lines are called columns of matrix। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी जो आपको मैट्रिक्स बताया मैंने उसके अंदर जो नंबर्स देखे आपने या फंक्शंस भी हो सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई है उसको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल मतलब सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाती है कॉलम में लिखी हुई है वर्टिकल लाइन से, उसको कॉलम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं ए, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं उसमें। ये मैट्रिक्स का सिंबल बनाया मैंने। जरूरी नहीं कि पहले आपको सिंबल ही पूरा ही बना लेना है, पहले आप एक साइड का बना लो फिर एलिमेंट लिख लो, बाद में उसको बंद कर दो अपने हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो ये नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये कम से कम रेक्टेंगल तो ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, आड़ी लाइन। एक रो तो ये हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दूसरी रो हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तीसरी रो। इसको कहते हैं R1, फर्स्ट रो बोल सकते हैं इसको। इसको बोल दो सेकेंड रो या R2, और इसको बोल दो थर्ड रो या R3। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर तीन रो मिल गई, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना इसको, आड़ी लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज
आप रो इधर लिख दो या इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ये रोज। दूसरी बात है, एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस ऐसी है खड़ी वाली। देखिए ये लिखा हुआ है एक वर्टिकल कॉलम, इसको बोल दो आप C1, कॉलम C1 हो। फिर एक वर्टिकल लाइन ये, इसको बोल दो कॉलम C2, और एक वर्टिकल लाइन आपकी ये है, इसको बोल दो C3। देखो 1 2 3, तो तीन वर्टिकल लाइन्स, इसको कॉलम्स को, रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कॉलम। रोज को आप R1 R2 R3 बोल सकते हैं, कॉलम्स को आप C1 C2 C3 बोल सकते हैं। समझ आ गया रोज और कॉलम्स, किसको रोज बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। और नहीं तो बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ ले, एग्जाम दे दे, 12th क्लास पास आउट हो जाए, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रो कौन सी और कॉलम कौन सी होता है, अगर उसने उसको सीखा नहीं। ठीक, ठीक है भाई, रोज और कॉलम क्लियर हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ये लिखा हुआ भी रहता है सब, कहीं कुछ इधर उधर हो नहीं सकता, उसके लिए लिखते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मैट्रिक्स भी आ गया अपने पास, मैट्रिक्स की रोज भी आ गई, कॉलम्स भी आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स, if a matrix has m rows and n columns, then its order is m, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे n, इट इज रीड एज m by n, इट इज रीड एज m by n। देखो इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज है, अब m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, एंड n कॉलम्स, n कॉलम्स मतलब n वर्टिकल लाइन से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, देन इट्स ऑर्डर इज, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, एम और ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना, और पहले रो लिखना है और बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगा के बाद में कॉलम। और इसको पढ़ना क्या, इट इज रीड एज m by n। इसको और कुछ नहीं पढ़ देना, m प्रोडक्ट n, m इंटू n, ऐसा नहीं पढ़ना है, बता दिया गया आपको कि इट इज रीड एज m by n, इसको m by n पढ़ो। तो जो मैट्रिक्स के अंदर m रोज होगी और n कॉलम्स होंगे वो m by n का मैट्रिक्स होगा। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n, पहले रो बोलना है, बाय और फिर उसका कॉलम्स। जैसे इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ, ये एलिमेंट लिखा है उसका, और यहाँ लिख दो m बाय, ए मैट्रिक्स है AIJ, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये m बाय, ये जो पहली क्वांटिटी है ये इसकी रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बाय के लिए मल्टीप्लाई लगा है, और n जो है उसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो i है आप, ये जो i दिख रहा है, i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू n। ये जो i दिख रहा है ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, m होगा या m से छोटा होगा, m से बड़ा नहीं होगा। मतलब जितनी मैक्सिमम रोज रहेगी उससे ज्यादा आपका आई नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता। एंड जे, ये जो जे दिख रहा है आपको, जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू एन। ये जो जे दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जे या तो 1 के इक्वल होगा या फिर एन के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा और एन से छोटा, एन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वेयर एम एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल, एम और एन कोई नेचुरल नंबर, मतलब एक ये वो बता दिया आपको कि इसके बाहर नहीं जाएंगे एम और एन, आई और जे, ऐसा एक मैट्रिक्स रहेगा। अब देखो जैसे ये मैट्रिक्स लिखा था यहाँ पे, इसमें 3 रोज थी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो 3 रोज हो गए, तो यहाँ 3 लिख दिए बाहर। कितने कॉलम्स थे, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स था ये 3 by 3 का मैट्रिक्स, ऐसे ही अपन m by n का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर जो 3 दिख रहा है,
मैक्सिमम 3 रोज है इसके अंदर, इसलिए m की वैल्यू 3 के इक्वल ही आएगी। i की जो वैल्यू है वो m के इक्वल आएगी या उससे कम हो सकती है। जे आपका 1 हो या फिर n से लेस हो या उसके इक्वल हो। तो कॉलम यहाँ पे 3 थे, तो जे की वैल्यू आपकी 3 से ज्यादा नहीं है। तो ये m बाय n का मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम थी, तो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। और कोई मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, 2 बाय 2 का लिख सकते हैं, 1 बाय 1 का लिख सकते हैं, 3 बाय 4 का लिख सकते हैं, 4 बाय 3, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ रो के नंबर को पहले लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर कॉलम के नंबर को लिखना है। ये इसका ऑर्डर है। कोई भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज कितनी है उसके अंदर और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उसी को उसका ऑर्डर कहते हैं, लिखा हुआ है। और उसको रिपीट करना है m/n। कुछ और 3 बाय 3 पढ़ेंगे जैसे अपने पास में ऑर्डर आ गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो भी दो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल, ये जो आपका ऑर्डर है m/n, ये जो m/n ऑर्डर है इसी को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, जो ऑर्डर है उसका यदि आप प्रोडक्ट लिख देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्या था इसका ऑर्डर, 3 बाय 3 का था। एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 3 हो कभी, तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हो। देखो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लीजिए 3 बाय 2 का कभी मैट्रिक्स रहता, 3 रो और 2 कॉलम रहते हैं उसके अंदर, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट होते। 3 बाय 4 का कभी मैट्रिक्स रहता है कि 3 रो रहती 4 कॉलम रहते, तो 3 4 जा 2। जो प्रोडक्ट होगा आपके ऑर्डर का, जो ऑर्डर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट ना कम मिलेंगे ना ज्यादा मिलेंगे। ऑर्डर समझ आ गया आपको, रो और कॉलम का प्रोडक्ट। और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो आप, जितनी रो जितने कॉलम है, तो आपको एलिमेंट भी पता चल जाएंगे उसके अंदर इतने एलिमेंट है। और मैट्रिक्स के अंदर वैसे भी एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती है, इसको एलिमेंट बोल सकते हैं या एंट्रीज बोल सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। कुल मिला के बात यही है कि मैट्रिक्स है क्या, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। उन नंबर्स या उन फंक्शंस को अपन उसके एलिमेंट्स या उसकी एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, चीजें आपको धीरे धीरे एक एक चीज बताते जा रहा हूँ मैं, समझ में आती जा रही है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हो। अब एक चीज और, इसको समझ लिए तो फिर अपना काम ही हो जाए, फिर कुछ नहीं है इसके ऊपर, आखिरी है ये। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, एक आखिरी पॉइंट बताना है, बस इसको समझो। एक लास्ट पॉइंट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। और एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, इसके एलिमेंट लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 1 2 3, 3 ओरिजेंटल लाइन्स है, 1 2 3 वर्टिकल लाइन्स है। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गए इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 3। दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट है इसके अंदर, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 है, 9 एलिमेंट। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसको देखो, ये क्या बताता है, क्या बोलता है ये A11। देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको एलिमेंट, फर्स्ट रो के अंदर दिख रहा, फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन के अंदर है। यहाँ 1 लिखा हुआ, ये पहला वाली जो क्वांटिटी ये रो को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है 1, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो A11 एलिमेंट दिख रहा है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। क्या बोलेंगे A11 को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। पहला रो को बता रहा है और दूसरा कॉलम के एलिमेंट को बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। A11 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो में दिख रहा है और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट। A12, A12 देखना, देखो ये फर्स्ट रो के अंदर लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम के अंदर है। रो पहले लिखी हुई है, कॉलम बाद में लिखा हुआ है। तो A12 फर्स्ट रो
and second column element, second column element। दिख रहा भाई? यहीं से देख के बोल सकते हैं वन, A12 दिख रहा, देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर ये थर्ड वाला देखो A13, A13 देखो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम के अंदर है। ये है फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल और ये 1 2 3 ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A13। फर्स्ट रो लिखते जाओ इसको एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट, एलिमेंट देखो सब में फर्स्ट, ये फर्स्ट रो में लिखे थे तो देखो पहला एलिमेंट 1 1 ही लिखा है सब। फर्स्ट कॉलम में था इसलिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 लिखा है। ये सेकंड कॉलम में था इसलिए सेकंड एलिमेंट 2 लिखा हुआ है। ये थर्ड कॉलम में था इसलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। कहीं से भी चेक करेंगे तो फर्स्ट रो में ही दिखेगा A11 1 1 1 ऐसा लिखा। अब ये सेकंड रो में आ जाओ A21 देखो इसको, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, सेकंड रो में है ये वाला एलिमेंट A21 और कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो A21 को लिखेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। फिर A22 देखो सेकंड रो में है ये और सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट है। ये वाले को देखो A23 को सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट, एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट देख लो। सेकंड रो में था इसलिए यहाँ 2 2 लिखा हुआ है सब। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब ये थर्ड वाला A31 देखो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के अंदर है और 1 लिखा है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। A31 को बोलेंगे थर्ड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, एलिमेंट। फिर A32 को देखो, A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, सेकंड कॉलम एलिमेंट। और एक लास्ट वाला एलिमेंट देखो A33 थर्ड रो के अंदर है थर्ड कॉलम में। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। ऐसा कभी लिखा आ गया तो पढ़ते आ जाएगा। पहली क्वांटिटी रो को पढ़ना है और दूसरी क्वांटिटी कॉलम, जैसे ये वाला एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है। आ जाएगा, ऐसा पढ़ते हैं। अभी इनकी जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन में। अभी देखना ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, यही सब चीजें एक्सरसाइज में अपने को यूज करके क्वेश्चन पर समझ में आती है। चीजें अपूर्व ठीक चल रहा है भाई साहब? समझ में आती है चीजें? मैंने बहुत सारी चीजें बताया आपको, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब इस चैप्टर में नथिंग बट कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको कल की क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा और कैसे मैट्रिक्स को डील करना है अपने को। डायरेक्ट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे टाइप्स के बाद। तो ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस। ओके बाय।